नमस्कार दोस्तों, जीएस विस्तार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुसलमानों में पुनर्जागरण। हम लोगों का टॉपिक है आज का मुसलमानों में पुनर्जागरण। तो मुसलमानों में पुनर्जागरण ये हम लोगों का टॉपिक है आज का। के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, मुसलमानों में जो पुनर्जागरण आया था वो हिंदुओं की अपेक्षा विलंब से आया था। इसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजों से पूर्व मुसलमान भारत के शासक थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों से शासन सत्ता छीन ली थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के मुसलमान अंग्रेजों से विरोध की भावना रखते थे, यानी अंग्रेजों के विरोधी थे। इसलिए अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति या अंग्रेजों के द्वारा लाई गई पाश्चात्य सभ्यता को मुसलमानों ने ग्रहण नहीं किया। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस या विरोध करने वाले मुसलमान थे। इसलिए अंग्रेज भी थे, वो भी मुसलमान विरोधी नीति उन्होंने अपनाई 1857 के बाद में। जिसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम्स और अंग्रेजों के बीच कटुता आ गई थी, जिसकी वजह से भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति और पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण नहीं किया और पुरातन इस्लामिक पद्धति पर वो चलते रहे। लेकिन क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। मुसलमानों में भी बुद्धिजीवी वर्ग आया और उसने पुनर्जागरण प्रारंभ किया। तो मुसलमानों में जो पुनर्जागरण के प्रणेता थे, यानी जो पुनर्जागरण लेके आए थे, उनमें सबसे पहले नाम आता है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ये इन्होंने भारत में मुसलमानों में पुनर्जागरण की भावना जगाई, यानी ये भारत में मुसलमानों के लिए पुनर्जागरण लेकर आए। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कौन कौन मुसलमानों में पुनर्जागरण लेके आए? सैयद अहमद खान हो गए, अब्दुल लतीफ हो गए, मिर्जा गुलाम अहमद हो गए, अहमद हो गए, या फिर मोहम्मद इकबाल, इनका भी नाम आता है, या फिर खान बहादुर खैर, तो खान बहादुर खान या फिर बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब लोग जो थे वे भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण लेके आए। तो हम लोग इन्होंने क्या चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अब्दुल लतीफ जो थे बंगाल में पुनर्जागरण के पिता कहलाते थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था। इनके बारे में अहमदिया आंदोलन चलाया था। और मोहम्मद इकबाल जो थे ये हिंदू मुस्लिम की एकता पर इन्होंने बहुत जोर दिया था। और खान बहादुर खान भी थे, और अब्दुल गफ्फार खान ये एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया था। ये एक पहले मुस्लिम नेता कहें या फिर इन्होंने मुस्लिम औरतों में जो पर्दा प्रथा थी या औरतों के सुधार के लिए काफी कार्य किए थे। तो इनके सबके बारे में हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले सैयद अहमद खान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर सैयद अहमद खान, इनका जन्म जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। सैयद अहमद खान का जन्म जो हुआ था सन 1817 ईस्वी में
इनका जन्म जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और 1837 ईस्वी में ये अलीगढ़ में कमिश्नर दफ्तर में क्लर्क के तौर पर इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। उसके बाद में ये बंगाल चले गए और बंगाल में इन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बारे में क्वेश्चन आता है। सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने 1864 ईस्वी में। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इस पर क्वेश्चन बन चुका है और ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। और 1869 में सैयद अहमद खां, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ सैयद अहमद खां, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। खां 1869 यानी 1869 में इनको इंग्लैंड जाने का मौका मिला। और इंग्लैंड में ये पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आए, पश्चिमी शिक्षा के संपर्क में आए और इसके बाद में ये 1875 ईस्वी में स्थायी रूप से अलीगढ़ में रहने लगे। अलीगढ़ में रहने लगे। इंग्लैंड में ये पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने के बाद में जब ये अलीगढ़ आए और स्थायी रूप से रहने लगे और यहाँ पर इन्होंने अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए यानी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खां ने की थी। ये हम लोग सैयद अहमद खां के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। उस समय के तत्कालीन वायसराय ने इनको यानी सैयद अहमद खां को ये कॉलेज सेटअप करने के लिए 10,000 रुपए भी दिए थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि 1920 में, इसके बारे में काफी कुछ पूछ लिया जाता है। 1920 ईस्वी में क्या होता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AMU भी कहते हैं। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक जो थे वो सर सैयद अहमद खां थे। सबसे पहले ये एक कॉलेज था, बाद में 1920 में ये एक यूनिवर्सिटी हो गई थी। ठीक है, तो 1875 में इन्होंने कॉलेज की स्थापना की। अब इनका रोल क्या था पुनर्जागरण में? देखो, सैयद अहमद खां ने ये सोच लिया था कि अंग्रेजों को भारत से निकालना एक व्यर्थता है, यानी अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजी शासन का सहारा लिया। उन्होंने अपने जीवन के 2 ही उद्देश्य बनाए। एक तो मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, दूसरा ये था कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी शासन में अधिकाधिक नौकरियां प्राप्त करना ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो। ये उनका मेन उद्देश्य था। उन्होंने मुसलमानों को ये सिखाया या ये बताया कि कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे मुस्लिम जो है वो आधुनिक शिक्षा से दूर रहें या पाश्चात्य सभ्यता से दूर रहें। यानी मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और पाश्चात्य सभ्यता को भी ग्रहण करना चाहिए। इस तरह की कोई बात कुरान में नहीं लिखी है। कुरान ऐसा कुछ नहीं बोलती है जिससे मुसलमान ऐसा ना करें। इस तरह की जो बातें थी वो मुसलमानों को उन्होंने बताई। और इनके बारे में कुछ और भी चीजें हैं। इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था।
इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। सैयद अहमद खान ने इन्होंने 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था और कांग्रेस के विरोध में इन्होंने सन 1888 ईस्वी में इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, या फिर एक यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस कांग्रेस का विरोध करना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कांग्रेस का विरोध करना यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन का। यानी इन्होंने जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस का विरोध करना, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करके अंग्रेजी शासन में अधिकाधिक नौकरियां प्राप्त करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने वैज्ञानिकता के प्रकाश में अपने विचारों को व्यक्त किया और इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक पत्रिका का सहारा लिया जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। इसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। ये एक पत्रिका थी। इसके संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खां थे। यानी इस पत्रिका के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तहजीब उल अखलाक के संस्थापक कौन थे? तहजीब उल अखलाक के संस्थापक सैयद अहमद खां थे। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने वैज्ञानिकता यानी वैज्ञानिक सोच को दर्शाया है। मुसलमानों को वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए, इस तरह के बातें इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से फैलाई। तो खैर जो भी हो, इन्होंने भारत में मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच जो कटुता चली आ रही थी उसको इन्होंने मित्रता में बदल दिया। ये इन्होंने अच्छा कार्य किया। खैर जो भी हो, सैयद अहमद खान ने धर्म को देश से ऊपर रखा। तो ये सारी बातें थी सैयद अहमद खान के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अब्दुल लतीफ के बारे में। यानी सैयद अहमद खान के बाद अब्दुल लतीफ, इनके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब्दुल लतीफ जो थे, इनको बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनके बारे में पूछ लिया जाता है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो अब्दुल लतीफ को कहा जाता है मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं है। इन्होंने कुछ बुक्स के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया था और इनके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में। मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या किया था? इन्होंने अहमदिया आंदोलन चलाया था। अहमदिया आंदोलन चलाया था। अहमदिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये एक उदारवादी आंदोलन था। मुसलमानों में उदारवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसके प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। ये इन्होंने 1889 में इसकी स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन
की शुरुआत की थी, यानी यही इसके प्रवर्तक थे। अहमदिया आंदोलन में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो गुरदासपुर, पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर से इसकी शुरुआत की थी। गुरदासपुर में एक जगह है कंदरिया। इसीलिए ये आंदोलन जो था वो कंदरिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद जो थे वे अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहते थे, यानी पुनर्जागरण लेके आए या ध्वजधारी वो कहते थे। वे मुसलमानों में जो जिहाद चलता है उसका उन्होंने विरोध किया था, यानी अहमदिया आंदोलन मैंने आपको पहले बताया कि उदारवादी था, इसलिए जिहाद का विरोध करता था। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मिर्जा गुलाम अहमद जो थे इन्होंने अपने आप को अल्लाह का पैगंबर बताया और कभी कभी ये अपने आप को कृष्ण का अवतार भी बताते थे। इन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बहरीन अहमदिया एक पुस्तक, यानी इनकी एक पुस्तक थी, इसका नाम था बहरीन ए अहमदिया। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। खैर, तो हम लोगों ने पढ़ा सैयद अहमद खां के बारे में, अब्दुल लतीफ के बारे में। अब्दुल लतीफ ने क्या किया था, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता था। और हाँ, इन्होंने एक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। उस सोसाइटी का नाम था मोहम्मडन लिटरल सोसाइटी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या मोहम्मदन लिटरल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, अब्दुल लतीफ थे। ठीक है। फिर मिर्जा गुलाम अहमद, इन्होंने क्या किया था, अहमदिया आंदोलन चलाया था जो कि एक उदारवादी विचारों से उत्पन्न था, और इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहरीन अहमदिया पुस्तक का सहारा लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद इकबाल के बारे में। इनसे संबंधित काफी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मोहम्मद इकबाल कौन थे, ये क्यों फेमस थे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। मोहम्मद इकबाल इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इन्होंने क्या किया था। मोहम्मद इकबाल जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। मुस्लिम एकता के समर्थक थे। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद इकबाल को 1920 में यूरोप जाने का मौका मिला। और ये वहां पर पैन इस्लामिज्म की ओर इनका आकर्षण अधिक बढ़ता चला गया, यानी इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए ये बढ़ते चले गए। इन्होंने 1930 में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन बन चुका है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था, तो वो मोहम्मद इकबाल थे। इन्होंने 1930 में सबसे पहले द्विराष्ट्र की बात कही थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। किसने, मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। इन्होंने एक शब्द मारा था जिसका नाम था इनकलाब। इनकलाब शब्द को मढ़ने वाले मोहम्मद इकबाल थे, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह थे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इनकलाब शब्द इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सॉरी, वो पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। ये मैं लिखे दे रहा हूं, भगत सिंह ने। लेकिन इनकलाब शब्द जो था वो मोहम्मद इकबाल ने गढ़ा था सबसे पहले। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, यानी ये जो लाइनें हैं ये लिखने वाले मोहम्मद इकबाल थे। ये भी मैं लिखे दे रहा हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा।
हिंदू सिता हमारा। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें इनके बारे में पूछा जाता है, यानी ये जो गीत है वो उसके लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। इन्होंने इंकलाब शब्द लिखा, इंकलाब शब्द यानी गढ़ा था। इनकी एक पुस्तक थी बंगे दर्रा, बंगे दर्रा, इसके बारे में पूछ लिया जाता। बंगे दर्रा में ये शब्द मिलता है इंकलाब, इंकलाब शब्द दिया था। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। ये मोहम्मद इकबाल के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। देखो बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक अरबी थे और बंबई में आकर ये बस गए थे। ये एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे और कांग्रेस के बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने मुसलमानों और मुस्लिम औरतों में जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा, इसको समाप्त करने का प्रयास किया। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर भी थे। तो हमने पढ़ा बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं देवबंद आंदोलन, यानी देवबंद आंदोलन भी जो था, देवबंद आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा नजर डाल ली जाए। आंदोलन देवबंद आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो मुस्लिम उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो प्राचीन मुस्लिम शिक्षा के प्रवर्तक थे। देवबंद आंदोलन के दो ही उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों में कुरान और हदीस की सही शिक्षा दी जाए। दूसरा उद्देश्य ये था कि विदेशी आक्रमण के समय जिहाद का नारा बुलंद रखा जाए, जिहाद का नारा बुलंद रखा जाए। यानी देवबंद आंदोलन जो था, इसके बस दो ही उद्देश्य थे, कुरान और हदीस की शिक्षाओं को मुसलमानों में बरकरार रखा जाए या इसका प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरा ये था विदेशी आक्रमण के समय जिहाद का नारा बुलंद रखा जाए। ये इनके दो उद्देश्य थे देवबंद आंदोलन के। और देवबंद आंदोलन का कोई एक पर्टिकुलर प्रवर्तक नहीं था। मैंने कहा कि ये मुस्लिम उलेमाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये हमने पढ़ा देवबंद। हाँ, देवबंद आंदोलन जो था इसने कांग्रेस का समर्थन किया था, यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, तब उसका स्वागत किया था। ये अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में थी, यानी अलीगढ़ आंदोलन के जो समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था। लेकिन देवबंद आंदोलन के जो समर्थक थे वो कांग्रेस के बनने में कांग्रेस का समर्थन करते थे, यानी कांग्रेस विरोधी नहीं थे, कांग्रेस समर्थक थे। तो ये अंतर कभी कभी पूछ लिया जाता है। खैर, हम लोगों ने पढ़ा देवबंद आंदोलन के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मुस्लिम पुनर्जागरण के ऊपर। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।